अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुस्कान मेरिकल्स। आज आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3 में आपके लिए सॉल्व करने लगी हूँ। क्वेश्चन 3 में वो हमें ये कहता है, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और एक राइट हैंड साइड दी हुई है, उसने कहा आप इनको इक्वल करें। अब यहाँ पे क्या है, उसने जस्ट लिखा है शो दैट, उसने बाउंड नहीं किया कि आपने विदाउट एक्सपेंशन करना है। तो बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन इस मामले में कि आपको आसान है, आप प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में आप एक्सपैंड नहीं कर सकते थे। यहाँ पे उसने जस्ट लिखा है शो दैट, कोई कंडीशन नहीं थी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 25 है और आपको पता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। आपने जब ऑब्जर्व किया कॉलम 2 को तो ये सारे 5 के टेबल में आते हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं। रो 2 को भी आपने एक्सपैंड किया, ऑब्जर्व किया तो भी आपने देखा कि ये भी 5 के मल्टीपल्स हैं। सबसे पहले हम कॉमन लेने लगे। अब मैं कॉमन लेने लगी हूँ 5 जो है वो कॉलम 2 से, मैंने लिखा टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2। यहाँ से मैं जब इसे कॉमन लूँगी 5 1s are 5 5s are 5 5s are, ये आ गया और 5 एक बार कॉमन आ गया। अब मैंने अगेन ऑब्जर्व किया तो सिर्फ रो 2 में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सारे आप जो है ना वो 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 के टेबल में आते हैं। अगेन आपने अब रो 2 से 5 कॉमन ले लिया। अब एक 5 पहले से था, एक 5 और आ गया। जब इसमें से कॉमन लिया 5 1s are 5 5 1s are 5 5 2s are 10। अब स्टूडेंट्स ये 5 5s are 25 हो गया, जो कि आपका आंसर आ गया 3 1 0 1 1 2 7 5 1। आपका राइट हैंड साइड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगी 25 और जो भी आपका क्वेश्चन है वो सारा हम रिपीट करके लिख लेंगे। यहाँ आ जाएगा जी 1 1 2 और यहाँ आ जाएगा 7 5 1 और ये जो है आपका राइट हैंड साइड बन चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पार्ट 2 दिया हुआ है और इसमें जो आपने प्रूव करना है एक डिटर्मिनेंट है और इज इक्वल्स टू दिस प्रूव करना है। अगेन हम यहाँ पे एक्सपैंड भी कर सकते हैं, हम कोई भी इसमें काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं a प्लस बी में ये a और a अगर ऐड कर दूँ तो ये a प्लस बी में एक और a ऐड होगा और एक और a ऐड होगा तो वो 3a प्लस बी का फैक्टर बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप नोट करें ना, जो आपने राइट साइड पर प्रूव करना है उसमें एक आपको फैक्टर दिया हुआ है और एक आपको b² दिया हुआ है। फैक्टर आराम से बन जाएगा, हम दोनों कॉलम्स को उठा के कॉलम 1 में प्लस करवा देंगे। तो मैं लिखूँगी C1 प्लस C2 प्लस C3 और आंसर गोज़ टू C1। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने ऑपरेशन लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3 गोज़ टू C1। मैंने ये दोनों a उठा के इसमें ऐड कर दिए, ये a प्लस b और a उठा के इस a में ऐड कर दिया, नेक्स्ट वाले इसमें ऐड हो गए और यहाँ पे a पड़ा हुआ था, इसमें ये a भी ऐड हुआ और ये a प्लस b भी ऐड हुआ, ये सारा कुछ ऐड हो गया। अब अगर आप नोट करें ये बन गया 3a प्लस b 3a प्लस b 3a प्लस b, इनको मैंने अरेंज करके लिख लिया। अब जी देखें आपका एक फैक्टर बन गया, मैं 3a प्लस b कॉमन ले लूँगी और यहाँ पर मेरे पास 1 1 1 रह जाएगा। उसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं करने के, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अदरवाइज़ आप सिंपल एक्सपैंड करें, आपका कटिंग वगैरह करके b² का आंसर आ जाएगा। चलें जी अब 3a प्लस b यहाँ से ज़रा कॉमन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टेकिंग 3a प्लस b कॉमन और ये हम स्टूडेंट्स कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, कॉलम 1 से, बिकॉज दिस इज़ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, आपको ये पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जब ये मैंने कॉमन ले लिया C1 से तो यहाँ मेरे पास रह गया 1 1 1। अब यहाँ पे आपके पास 2 मेथड्स हैं, आप चाहे तो इनको एक्सपैंड कर लें, आप चाहे तो कुछ ऑपरेशंस करके डिटर्मिनेंट को आसान कर लें। अब वो ऑपरेशन जो है वो स्टूडेंट्स को मोस्टली मुश्किल लगते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट अब एक्सपैंड करवाने लगी हूँ। 3a प्लस b का हमारा फैक्टर बन गया है, नाउ वी हैव टू मेक b², उसके लिए इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने का वही मेथड है, रो 1 से एक्सपैंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये रूल लगाना है। और ज़रा मैं आपको बताती हूँ एक्सपैंड करने का, ये वो मेथड है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 4.2 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जिसमें एक्सपैंड किया था। अब आप सबसे पहले देखिएगा प्लस 1 लगाना है इसके साथ। अब ये जो 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो अपने छोड़ दिया जाता है और वो छोड़ देना है। इसके बाद रह गया a प्लस बी, a एंड a प्लस बी, वो अब आपने 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखना है, a प्लस बी a एंड a प्लस b। अगेन बता देती हूँ 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो आपने छोड़ देना है, बाकी अपनी चीज़ें लिख लेनी है। नेक्स्ट के साथ स्टूडेंट्स माइनस आएगा, आपने वो करना है, माइनस a हो गया और ये a इस रो में, इस कॉलम में ये छोड़ दिया, यू गॉट 1a प्लस b। अगेन प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस a आ गया और ये प्लस a का मतलब है आपने अगेन इन दोनों को छोड़ देना है। यू हैव 1a प्लस b 1 एंड a, 1a प्लस b 1 एंड a और ये आपका डिटर्मिनेंट ओपन हो चुका है। अब स्टूडेंट्स इसको आगे से मैंने आपको बताया है, आपने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है, इन दोनों को प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ भी आपने प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल को, और यहाँ भी प्रिंसिपल को माइनस सेकेंडरी को। चलिए जी इनको मल्टीप्लाई करके मैं आपको पहले बता देती हूँ। a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस फार्मूले का है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया ना।
ए प्लस बी को ए प्लस बी से किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस ए को ए से किया, ए स्क्वायर आ गया। 1 को ए प्लस बी से करेंगे, ए प्लस बी आ जाएगा और माइनस ए आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ए माइनस आपने करना है ए प्लस बी, तो जब भी ए में से माइनस होगा ए प्लस बी तो साइंस भी चेंज हो जाएंगे। चलें जी ज़रा इसको मैं करके आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी डिटर्मिनेंट था प्रिंसिपल डायगनल माइनस सेकेंडरी डायगनल कर लिया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो उसको ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर था, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए था तो ए और ए कैंसिल हो गए, यू विल गेट माइनस ए बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस ए था, इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया, ए माइनस ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब जब भी बाहर माइनस होता है तो याद रखिएगा अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ए और माइनस ए भी कैंसिल हो गया, अगेन ये ए और माइनस बी मल्टीप्लाई होकर माइनस ए बी हो जाएगा, ये भी माइनस ए बी है, ये दोनों यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ रह गया बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो यहाँ लिखा हुआ है, और ये माइनस ए बी यहाँ लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी दोनों ऐड होकर माइनस 2ab हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। आपके पास एक ही फैक्टर रह गया बी स्क्वायर, और 3a प्लस बी आपके साथ बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये राइट हैंड साइड आपके आ गई। ये आपका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई, एक राइट हैंड साइड दी हुई, आपने इनको इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पे ना आपको हिंट कैसे पता चलती है, बच्चे पूछ रहे हैं मैम हम स्टार्ट कैसे करें। ज़ाहिरी बात है आपने क्रैम नहीं करना, कि आपने समझ के करना है। यहाँ पे नोट कीजिएगा x लिखा हुआ है और यहाँ पे x स्क्वायर है, आपने कुछ ना कहीं से हिंट ले लेनी है। y है तो y स्क्वायर है, z है तो z स्क्वायर है। इसका यही मतलब है कि अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x स्क्वायर आएगा, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तभी y स्क्वायर आएगा, और इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तभी z स्क्वायर आएगा। इसका ये मतलब हुआ x पड़ा हुआ है रो 1 में, y पड़ा हुआ है रो 2 में, और z पड़ा हुआ है रो 3 में। आप फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई कर लो, थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई कर लो। ज़रा मैंने लिख लिया लेफ्ट साइड, ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपने वो 1 के साथ वो डिवाइड भी साथ करना होता है, 1 बाय में भी लिखना होता है। तो चलें जी इस तरह करके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स का रूल है। अब ये स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करने लगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पहला ऑपरेशन लिखा, R1 को x से मल्टीप्लाई करना है, R2 को y से, और R3 को z से। जब भी मल्टीप्लाई करना है तो वो सारी चीज़ें बाय डिवाइड भी होंगी। अब आपने 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, 1x x आ जाएगा आपके पास। आपने x को x से करना है, आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, और आपने yz को x से करना है तो दैट विल बी xyz। यहाँ पे अगेन इसको y से मल्टीप्लाई करें, y आ जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, एंड zx को y से करेंगे तो zxy या xyz अरेंज करके मैं दोबारा लिख रही हूँ। इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे z आएगा, z को z से करेंगे z स्क्वायर आएगा, और xy को z से करेंगे तो xyz आएगा। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो मैंने आंसर बनाना है उसमें xyz नहीं है, उसमें 1 1 1 है। आपको ये नज़र आ रहा है थर्ड कॉलम में xyz है। हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से xyz कॉमन ले लेंगे, वो भी कॉमन आएगा, एक डिवाइड भी हो रहा है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बाहर, और यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने 1 इधर बनेगा तो हमने इधर कैसे लाना है, वो भी बड़ा आसान सा काम है। अभी फ़िलहाल मैं लिखने लगी हूँ टेकिंग xyz कॉमन एंड दैट शुड बी टेकन फ्रॉम C3। ऑलराइट, हम C3 से इसको कॉमन लेने लगे। xyz कॉमन आ गया, और एक xyz पहले से पड़ा हुआ था जो हमने मल्टीप्लाई करके बाहर लिखा था। अच्छा, जिस कॉलम में से कॉमन लेते हैं सिर्फ उस कॉलम पे फ़र्क पड़ता है, बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 1 1 1 आ गया, ये बाहर आ गया। अब ये दोनों xyz कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 बन गया। अब बस एक ही काम रह गया कि हमने इसकी अरेंजमेंट चेंज करनी है। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताने लगी हूँ, डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, आप कोई भी 2 कॉलम्स या 2 रोज़ को इंटरचेंज करते हैं, बाहर एक माइनस साइन आ जाता है, और एट अ टाइम आप 2 चीज़ों को इकट्ठे 2 कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 1 मुझे बिल्कुल यहाँ पे चाहिए, फर्स्ट कॉलम में चाहिए, और 1 थर्ड कॉलम में। सबसे पहले मैं सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करूँगी, ये सारा कुछ इधर आ जाएगा, ये सारा कुछ इधर आ जाएगा। जब 1 इधर आ जाएगा फिर मैं अगेन इन दोनों को इंटरचेंज कर लूँगी तो फाइनली 1 यहाँ पहुँच जाएगा और सारा काम हो जाएगा। अब मैं जो इंटरचेंज का होता है ना, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C2 इंटरचेंज C3। इसका ये मतलब होता है डबल एरो लगे हुए हैं, बाई डायरेक्शनल है। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि ये रिवर्सिबल होता है, मतलब काइंड ऑफ C2 C3 में जा रहे हो, C3 C2 में जा रहे हो, तो हमें इस तरह के यहाँ पे मैथ्स में इस तरह का सिंबल लगाया जाता है। अब स्टूडेंट्स वो जो प्रॉपर्टी है कि बाहर -1 आना है, इसको आपने नहीं भूलना।
तो एक्स वाई जी पे कोई काम नहीं हो रहा, C2 C3 इंटरचेंज हो रहे हैं, 1 1 1 यहाँ आ गया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर यहाँ आ गया। अब अगेन मैंने 1 को यहाँ लाना है बिकॉज मेरे पास क्वेश्चन में 1 यहाँ पे और एक्स वाई जी यहाँ पे। तो अब मैं अगेन एक और लिखूँगी C1 इंटरचेंज C2। अब एक माइनस स्टूडेंट्स पहले से लगा हुआ था और एक माइनस मैंने दोबारा लगा लिया क्योंकि अगेन मैं दोबारा इंटरचेंज करने लगी हूँ। अब मैंने ये यहाँ ले आई और ये यहाँ ले आई, इन दोनों को इंटरचेंज किया और इसको एज इट इज़ रखा है। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आंसर तो आ गया, अब ये माइनस माइनस किधर जाएंगे, तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस बन जाएगा, दैट विल बी +1। और +1 को आपको पता है, अब मतलब मल्टीप्लाई करें ना करें, लिखें ना लिखें, कोई मसला नहीं है। अब आप जब चेक करेंगे तो आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, आपकी राइट हैंड साइड ये वाली बन चुकी है। आप यहाँ पे लिख देंगे जी इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और वो लिख दिया करें हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और डिटर्मिनेंट ओपन करके आपने आंसर लाना है 4LMN। दैट्स वेरी सिंपल बाय द वे। और इसमें आपने सिंपली सॉल्व इट बाय एक्सपेंशन मेथड मैंने लिख दिया है कि आप ये खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दिया है, प्लस माइनस प्लस, इसमें वही रूल लगेगा। इनफैक्ट नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में यही रूल लगना है। m+n आपने यहाँ पे लिख लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, आपके पास ये 4 एलिमेंट्स रह गए, वो 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया। -l आ जाएगा, अब l इस रो में है, इस कॉलम में, ये भी स्टूडेंट छोड़ दिया, ये आपके पास रह गया, प्लस l आएगा, ये छोड़ दिए और आपके पास ये वाला रह गया। अब आपने वही काम करना है, m+n एज इट इज़ रहेगा और ये दोनों आपने आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। कैसे? n+l को मल्टीप्लाई करना है l+m से, -m और n को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आपने -l लगा हुआ है वो लिखना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -mn हो जाएगा, मैंने ये लिख दिया, +l है नेक्स्ट में और यहाँ पे mn मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी आपने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर एंड में कटिंग वगैरह करके और कुछ 4 दफ़ा LMN आएंगे और ऐड होके 4LMN आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप बढ़ते हैं जी पार्ट 5 की तरफ, और पार्ट 5 की तरफ जब हम जाते हैं तो ये स्टूडेंट्स पार्ट 5 है। इसमें आपके पास अगेन एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका आंसर आपने x³ + y³ करना है। अगेन एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका आंसर आपने r करना है। ठीक है, ये आसान से, इनको सिंपली आपने एक्सपैंड करना है, आंसर आ जाएगा। तो मैं ज़रा जल्दी से इसको आपके लिए सॉल्व करके यहाँ पे लिख के आपको समझा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। दिस आर वेरी इजी, आप लोग इनको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, ये आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को आपने सिंपली एक्सपैंड करना है, प्लस माइनस प्लस फार्मूले का लगाना है, प्लस y आपने लगाया। अब y जिस रो में था, जिस कॉलम में था, वो मैंने इग्नोर कर दी। आई गॉट y0 xy, ये मेरे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया। माइनस साइन फार्मूले का होता है और एलिमेंट के साथ भी माइनस साइन है, वो भी मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। -1 फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में, उनको इग्नोर कर दिया। x0 1 y आपके पास आ गया। नेक्स्ट के साथ आपने प्लस लगा दिया, x और उनको छोड़ दिया, xy 1 x, ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स काम वही वाला है, y को y से मल्टीप्लाई करना है, y² माइनस x को 0 से करना है, तो 0 आ जाएगा, साथ y है, ये y³ बन जाएगा। +1 यहाँ पे आ जाएगा, xy -0 ये आपके पास आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया x² - y। आपने इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, यू गॉट x³ + y³। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 6। पार्ट 6 में स्टूडेंट्स आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपने जो आंसर है वो r के इक्वल लेकर आना है। अगेन मैंने यहाँ शो कर दिया, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r1 प्लस माइनस प्लस, आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। प्लस आ गया r cos थीटा, और ये छोड़ दिया 1 0 0 cos थीटा, आपने रिमेनिंग लिख ली है। सेकंड के साथ आपने -1 लगाना है, माइनस लगाना है, तो वो 1 है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 0 0 r sin थीटा और cos थीटा आपके पास आ गया। देन प्लस माइनस प्लस लगाना है, प्लस आपने लगाया और आपके पास एलिमेंट था माइनस साइन थीटा, आपने इसको और इसको इग्नोर कर दिया, यू गॉट 0 1 r sin थीटा और 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने r cos थीटा यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस दिस। जब ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू विल गेट r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म खत्म हो गई थी, 0 हो गई थी, इग्नोर हो गई। यहाँ से आपने r कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दैट इज इक्वल्स टू 1 r 1 r, तो ये r आपके पास आंसर आ गया। सिंपल एक्सपैंड करके ये किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप जस्ट शो करें, उसने ये नहीं कहा कि आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, आप इनमें एक्सपैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये आपके पास सेवन्थ पार्ट है और ये आपने प्रूव करना है, और इसकी राइट हैंड साइड है वो कुछ ऐसी सी है, a³ + b³ + c³ - 3abc, यू हैव टू प्रूव दिस। अब ये चीज़ डायरेक्ट ना बने तो इसका एक फार्मूला होता है, a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc एंड -ca। ये आपके पास
ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर यही आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। इसीलिए मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इस क्वेश्चन को जस्ट इसके ये दो फैक्टर्स बना दूंगी। जो ये दो फैक्टर्स मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। आपको ये फैक्टर्स बना के मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर के को लिख सकते हैं। सो सबसे पहला फैक्टर है ए प्लस बी प्लस सी। आप मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ए के अंदर अगर बी प्लस सी को ऐड कर लें तो आई विल गेट ए प्लस बी प्लस सी। बी में सी प्लस ए ऐड कर दूँ अगेन वही आ जाएगा। सी में ए प्लस बी ऐड कर दूँ तो ए प्लस बी प्लस सी अगेन आ जाएगा। तो मैं रो 1 और रो 2 को ऐड करने लगी हूँ, आंसर रो 1 में लेके जाऊँगी, फिर रो 1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँगी। तो चलिए सबसे पहला स्टेप लिख लेते हैं, दैट इज़ R1 प्लस R2 एंड दैट गोज़ टू R1। चलिए जिसको सॉल्व भी कर लेते हैं आपके लिए। ए प्लस बी प्लस सी एंड बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, एलिमेंट वाइज ऐड किया जाता है। अच्छा बाकी रोज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे, बाकी रोज़ को लिखने में कंफ्यूज होते हैं, बाकी आपने वही की वही लिखनी है। अब स्टूडेंट्स मैं स्टेप लिखूंगी टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन एंड दैट इज़ फ्रॉम R1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने R1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया और यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास रह गया 1 1 1। आई राइट 1 1 1, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अभी ये क्वेश्चन ना अगर इसको सिंपली एक्सपैंड करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसमें मैं आपको एक आसान सा स्टेप बताऊंगी और उसके बाद ये क्वेश्चन ज़रा आसान हो जाएगा। चलें जी, हमने पहला फैक्टर बना लिया, हमने एक और फैक्टर बनाना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो अब वो फैक्टर बनाने के लिए मैं एक आसान सा काम कर रही हूँ, इस 1 में से ये 1 माइनस कर दूंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हमें पूरे कॉलम में से पूरा कॉलम माइनस करना पड़ेगा। मैं एक ऑपरेशन लिखूंगी C1 माइनस C2 गोज़ टू C1, साथ ही मैं एक और ऑपरेशन कर लूँगी C2 माइनस C3 एंड दैट गोज़ टू C2। अभी आपको जब ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके बाद तो हमारा एक्सपैंड करना बड़ा आसान हो गया। अच्छा जो स्टूडेंट्स ऑपरेशन नहीं करना चाहते वो कहते हैं मैम हमें ये मुश्किल लगता है, मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ से सिंपली एक्सपैंड करना शुरू कर दो, प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद वही वाला आपने सारा काम करना है जो एक्सपैंड करने में करते हैं। दैट विल बी अ हेक्टिक क्वेश्चन एंड अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। पेपर में आपको अगर टाइम नहीं होता आप शॉर्टकट्स के थ्रू अपना क्वेश्चन आसान कर सकते हो। मैं ऑपरेशन करने लगी हूँ, C1 में से C2 सारा माइनस करके यहाँ लिखने लगी हूँ, C2 में से C3 सारा माइनस करके यहाँ लिखने लगी हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस हो गया 1 माइनस 1, बी प्लस सी में से माइनस करना है C प्लस ए, तो वो दोनों माइनस के हो जाएंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ए प्लस बी में से माइनस करना है B प्लस सी, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। अगेन 1 माइनस 1, ये C प्लस ए में से ए माइनस बी माइनस किया, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये बेसिकली ऐसे है C प्लस ए माइनस ए प्लस बी। तो आपको पता है स्टूडेंट्स जब भी माइनस इम्प्लीमेंट किया जाता है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे। ये हो गया, और बी प्लस सी में से C माइनस ए भी माइनस कह लिए ये यहाँ पे। तो ये सारा हो गया। अब ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस C माइनस सी आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, प्लस बी माइनस बी आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, ए माइनस ए एंड C एंड माइनस सी कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, जब उनको माइनस वगैरह कर लिया है तो कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई है। अब हम सिंपली रो 1 से एक्सपैंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब ये 0 हमने क्यों बनाए, इनसे बनाने में हमें ये आसानी होगी कि जब 0 से एक्सपैंड करेंगे ना तो ये और ये छोड़ दें, अंदर जो कुछ भी हो जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा अल्टीमेटली उसको 0 कर देगा। अब देखिए मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रही हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता। अब ये देखिए प्लस 0, अब मैं इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ, अगर ये लिख भी लूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसने 0 ही हो जाना है, तो डायरेक्ट 0 लिख दो। दूसरे के साथ भी माइनस फार्मूले को और 0 लिख दो, और नेक्स्ट के साथ प्लस 1 लिख दो, और इसका पूरा भी हम एक्सपैंड कर लेंगे। इसको और इसको छोड़ देंगे क्योंकि 1 के साथ तो आंसर आएगा, बाकी ये दोनों रह जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी मैंने इसको ये 0 को इग्नोर कर दिया और 1 के साथ ये मैंने सारा लिख लिया। b माइनस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस C माइनस बी ने a माइनस C से मल्टीप्लाई होना है, वो मैंने लिख दिया। b स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। इन सबको पहले मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में और उसके बाद मैंने यहाँ पे माइनस साइन इम्प्लीमेंट किया है। होप ये तो आपको फ़ौरन से समझ आ जाता है। 9 a प्लस बी प्लस सी पहले से था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन गया, माइनस 2ab प्लस 1ab दैट इज़ माइनस 1ab एंड माइनस AC एंड माइनस BC, ये दोनों लिख लिया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि बेशक आप ना भी करें, आपका ये डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 7 पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं जी पार्ट 8।
ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 8 है और हम पार्ट 8 सॉल्व करने लगे हैं। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और ये आपको राइट हैंड साइड गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड को इसको आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आपके पास दो फैक्टर्स बने हुए हैं, एक लैम्डा स्क्वायर है और एक है a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। आपने ये दो फैक्टर्स बनाने हैं। अब जब भी कोई एक फैक्टर हो तो मोस्टली हम उसको देखते हैं, वो समहाउ प्लस माइनस का प्लस करके कुछ ना कुछ आ जाता है। अब जब चेक करेंगे a प्लस लैम्डा, इसमें अगर मैं b ऐड करूँ और c ऐड करूँ तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। ऑपरेशन क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 गोज़ टू R1। हमने दोनों को उठा के R1 में ऐड कर दिया। a प्लस लैम्डा, इसमें ये b भी ऐड हो गया और ये c भी ऐड हो गया। सेम यहाँ पे a लिखा हुआ था, इसमें ये b प्लस लैम्डा भी ऐड हो गया और ये c भी ऐड हो गया, और a में b भी ऐड हो गया और c प्लस लैम्डा भी ऐड हो गया। यहाँ पे ये रो 1 में लिखा गया, बाकी सारी रोज़ एज इट इज़ हैं। अब हमें यहाँ पे वो फैक्टर मिल गए a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और हमने वो कॉमन ले लिया R1 से, वो कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 1 1 1। नेक्स्ट हमने बनाना है लैम्डा स्क्वायर। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ऑपरेशंस कौन से हैं, 1 माइनस 1 बी प्लस लैम्डा माइनस बी सी माइनस सी प्लस लैम्डा। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। C2 माइनस C1, C2 के हर एलिमेंट में से C1 का एलिमेंट माइनस होता जाएगा। मैंने जो ऑपरेशंस किए हैं वो मैंने किए हैं C2 माइनस C1 गोज़ टू C2, C3 माइनस C2 गोज़ टू C3। अब ये C2 है, ये C1 है, आपने इन दोनों को माइनस करते जाना है और याद रखिएगा कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है C3 माइनस C2, तो हमने इनको भी माइनस कर लिया, ये भी हमारे पास आ गया, ये भी आ गया। एक पूरी रो में दो ज़ीरोज़ बन गए, एक 1 आ गया, उस रो से एक्सपैंड करना आसान हो जाता है। याद रखिएगा जिस रो में ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं उनसे एक्सपैंड करना अच्छा होता है। अब हमने यहाँ से एक्सपैंड कर लिया +1, और उसके बाद ये आपके पास रह गया -0 + 0। उसको हमें लिखने की बेशक ना भी लिखें, जस्ट शो कर दें। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, लैम्डा स्क्वायर हो गया, -0 हो गया, तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर और ये फैक्टर बन गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इवन लॉन्ग क्वेश्चन बाय द वे। तो ये था आपका पार्ट 8। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट 9। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ गया है 4.2 का, क्वेश्चन 3 का पार्ट 9, और इसके अब 9 और 10 दो पार्ट्स रह गए। ये 9th पार्ट है। ये लेफ्ट हैंड साइड के बने और ये आपको राइट हैंड साइड पे दो फैक्टर्स आपने बनाने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। आपको चाहिए एक फैक्टर x माइनस वाई और एक चाहिए y माइनस जेड। आप क्या करेंगे, x माइनस वाई के लिए रो 1 में से रो 2 को माइनस कर लेंगे और आंसर रो 1 में जाएगा, फर्स्ट ऑपरेशन। और दो ऑपरेशन एट अ टाइम आपको करने पड़ेंगे। y माइनस z करेंगे तो ये y माइनस z वाला फैक्टर आ जाएगा, तो इसमें रो 2 माइनस रो 3 भी करेंगे। ये दो ऑपरेशंस मैं लिखने लगी हूँ। अब इस 1 में से यहाँ पे 1 माइनस होगा तो यू विल गेट, आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले मैंने ऑपरेशन लिखा है R1 माइनस R2 गोज़ टू R1 एंड R2 माइनस R1 गोज़ टू R2 माइनस R3 गोज़ टू R2। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने माइनस कर लिया 1 माइनस 1, यहाँ पे लिख लिया x माइनस वाई, मैंने यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ऑपरेशन था जी R1 माइनस R2 गोज़ टू R1 एंड R2 माइनस R3 गोज़ टू R2। नेक्स्ट मैंने लिखा 1 माइनस 1 y माइनस z, यहाँ पे आ गया, और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर यहाँ पे आएगा। एट ए टाइम दो करने हैं, तीनों अपने ऑपरेशंस नहीं करने। अब ये 0, ये भी 0, ये x माइनस वाई, और ये अच्छा यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस वाई x प्लस वाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पे भी हमने उसको ऐसे ही लिख लिया। अब आपने देखा जब, तो फर्स्ट रो में x माइनस वाई कॉमन आ गया और सेकंड रो में y माइनस z कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। रो 1 से मैंने x माइनस वाई लिखा है और रो 2 में से मैंने y माइनस z लिखा है। ये दोनों मैंने कॉमन ले लिए। उसके बाद आपके पास ये आ गया 0 1 x प्लस वाई, 0 1 y प्लस z, क्योंकि ये वाले दोनों कॉमन चले गए थे, 1 z स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आसान हो गया है, एक पूरे कॉलम में आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं और एक 1 है, प्लस माइनस प्लस। आप इस तरह करके इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। +0 -0 इनके साथ कुछ लिख भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसलिए ना लिखा करें। और ये प्लस आ गया। अब ये 1 जिस रो में था, जिस कॉलम में था, हमने वो छोड़ दिया। 1 x प्लस वाई, 1 y प्लस z आपके पास रह गया। यहाँ पे आपने वही डिटर्मिनेंट ओपन करना है, 2/2 का प्रिंसिपल डायगनल माइनस सेकेंडरी डायगनल, और ये आपके पास कटिंग होके अल्टीमेटली आपके पास ये आंसर आ गया। y प्लस z माइनस x प्लस वाई, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा ली और फिर ब्रैकेट को इम्प्लीमेंट कर दिया। प्लस वाले सारे माइनस हो जाते हैं, साइंस चेंज हो जाते हैं, y और y कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बाय द वे। चलिए जी, अब लास्ट हम 10th पार्ट करते हैं। पार्ट 10 है और वो स्टूडेंट सेम इसकी तरह ही है, तो वो फिर मैं इसी से आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर जो ये वाले सारे स्टेप्स किए हैं आपने, ये 3 फैक्टर्स बनाने के लिए, ये आपने नेक्स्ट पार्ट 10 में भी करने हैं।
एक पार्ट 10 में एक्स्ट्रा पार्ट है और वो है x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी तीनों फैक्टर्स वही हैं जो भी पिछले क्वेश्चन में हमने बनाए हैं। x प्लस वाई प्लस जेड अगर आपने बनाना है तो आपको नज़र आ रहा है पहली रो में y प्लस जेड है और उसमें x को आपने ऐड कर देना है, r1 प्लस r2 कर लेना है। तो चलें जी इसको देख लेते हैं ज़रा। ये आपके लिए मैंने सॉल्व किया है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है और मैंने देखा y प्लस जेड में x ऐड कर दूँ, z प्लस x में y ऐड कर दूँ, x प्लस y में z ऐड कर दूँ, r1 और r2 को ऐड कर दूँ और आंसर भी r1 में ले जाऊँ। ये मैंने कर लिया। अब x प्लस y प्लस z कॉमन आ गया, r1 से ये 1 1 1। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वही सेम फैक्टर्स हैं जो अभी पिछले में हमने बनाए हैं। इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि कॉलम्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में आपने रोज़ को माइनस किया था, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है x माइनस वाई यहाँ से होगा, y माइनस जेड यहाँ से होगा, तो आपने c1 माइनस c2 करना है, गोज़ टू c1, c2 माइनस c3 करना है, गोज़ टू c2। ये आपके पास सारा जब सॉल्व हो जाएगा, तीसरा आपका अगेन वो 0 बन जाएगा, तो आपने फर्स्ट रो से बेशक एक्सपैंड कर लें, प्लस माइनस प्लस इसको छोड़ दिया और ये आपका थर्ड फैक्टर यहाँ से बन जाएगा। तो नेक्स्ट उसके बाद से तो ये बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हो जाएगा, तो उसी तरह फिर सॉल्व करके आपके सारे पार्ट्स हो जाएंगे। चलें जी, क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजम पूछ लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन 4 आपके लिए सॉल्व करने लगी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 है आपके लिए। आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, दैट इज़ 3/3 की मैट्रिक्स। आपने इसमें से कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, A1 3, A2 3, A3 3। ये आपने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे फाइंड करते हैं। एंड ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट के लिए मैंने सिंपली लिख दिया कि आप ए डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस करके। या आप बेशक कॉलम से एक्सपैंड कर लें, प्लस माइनस प्लस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ज़ीरो है ना, तो इसमें एक्सपैंड करना आसान है। मैं आपको को फैक्टर्स तीनों समझाने लगी हूँ। दूसरा पार्ट सेम इसी तरह का है, उसमें बी मैट्रिक्स दी हुई है और आपने उसके यही चीज़ें फाइंड करनी है। A1 3 का मतलब है ये को फैक्टर है और इसका एक फार्मूला होता है -1, आपने हमेशा लगाना है। ये जो 1 और 3 लिखा हुआ है ये इसकी पावर में जाके ऐड हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है जी M13 है माइनर। को फैक्टर में एक ये फार्मूला आता है, एक ये माइनर आता है। जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखना होता है और वही इसकी पावर में लिखना होता है। -1 की पावर आ जाएगी 1 + 3 जो कि 4 आ जाएगा, और -1 की पावर इवन नंबर है तो वो +1 हो जाएगा। इसका मसला हल हो गया। नेक्स्ट जी M13 का मतलब है 1 इज़ फॉर रो, 3 इज़ फॉर कॉलम्स। फर्स्ट रो को शो करता है, सेकंड कॉलम को शो करता है। फर्स्ट रो M1 का मतलब है फर्स्ट रो, 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। आपने छोड़ देना, आपके पास रह गया 0 -5 -2 -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपने छोड़ दिया, 0 -5 -2 आपके पास रह गया। अब आपने अगेन यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, -5 को -2 से करना है। तो ये अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -10। नेक्स्ट A23 का मतलब है -1 की पावर 2 + 3 आपने करना है और साथ आपने लिख देना है M23। ये -1 की पावर 5 हो जाएगा और वो ऑड पावर है तो -1 ही आएगा। अब M23 का स्टूडेंट्स ये मतलब है आपने सेकंड रो छोड़ देनी है, थर्ड कॉलम छोड़ देना है। आपके पास रह गया 1 2 -2 इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। A33 का मतलब है आपके पास आपने थर्ड रो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम दोनों का दोनों छोड़ देना है। 1 2 0 -5 बच जाएगा, 1 2 0 -5 और ये -1 की पावर 3 + 3 इवन आ गई, 6 आ गई, +1 आ गया। ठीक है, तो बाकी आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर आपके पास आ जाएगा, वही प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। ये आपका पार्ट क्वेश्चन 4 था, बड़ा आसान सा। इसमें आपने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मेन फार्मूला एक आपने याद रखना है और उसके बाद उसका 2/2 का डिटर्मिनेंट ले लेना है और ए डिटर्मिनेंट जो फाइंड करना है वो स्टूडेंट्स आप एक्सपेंशन से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन 4 कम्प्लीट। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली और एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और कहा है कि जी इसका आंसर -30 के इक्वल है। मतलब एक डिटर्मिनेंट आपने उसको ओपन करना है, -30 के इक्वल करना है। अल्टीमेटली एक इक्वेशन बन जाएगी, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यूज़ वाले ये बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आपके पास एक 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपने सिंपली उसको प्लस माइनस प्लस से एक्सपैंड कर लिया और यहाँ तक ये आपका आंसर आ गया। यहाँ -30 था, अल्टीमेटली आप उसको इधर ले आए, +30 हो गया और इज़ इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये 3x² -4x -x -5x और 30 + 12 दैट विल बी 42 जी आपके पास ये। अब ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आपको फैक्टर्स बनाना अगर मुश्किल लगता है तो आप सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करें। a(x² के साथ होता है, b(x) के साथ होता है और ये वाला c आ गया। आपने सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, उसमें वैल्यूज़ पुट की और आपका एक आंसर आ जाएगा जो कि x की वैल्यू आएगा। जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया तो इसका कुछ ऐसा आंसर आया और ये अल्टीमेटली माइनस में इसका आंसर आ गया। आगे मैंने आयोटा में नहीं कन्वर्ट किया, बस यही आपके पास x के 2 आंसर्स आ गए। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आप x की वैल्यू फाइंड करें, तो आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। सेम इसी तरह दोनों पार्ट्स हैं और आपने उनको इसी तरह सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है।
चलें जी, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।